गाइस, और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल एग्ज़ाम रिपब्लिक पे। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने पार्ट 16 ऑफ द जनवरी मार्च करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें कि हम जानेंगे पार्ट 2 ऑफ द एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है, इससे पिछले पार्ट में हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड 9 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो कि बचे हुए टॉपिक्स हैं, वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा की तरह हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के बारे में। फिर हम जानेंगे इंडियाज़ हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे ओपन हुआ है, और हम जानेंगे फायर इन सिमलीपाल नेशनल पार्क, इस न्यूज़ आइटम के बारे में जानने वाले हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पे लगा है इंडिया के अंदर, इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। चीता को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो इंडिया के अंदर चीतास जो हैं वो एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे 1952 के अंदर। तो इनको दोबारा री इंट्रोड्यूस कर रही है इंडिया गवर्नमेंट इंडिया के अंदर। तो ये न्यूज़ आइटम देखने वाले हैं, कहाँ पे इनको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ से लाए जा रहे हैं ये चीता। तो इस न्यूज़ आइटम को हम डिटेल में जानेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और इंटरनेशनल वाटर डे के बारे में जानेंगे, डिटेल में समझेंगे इसकी थीम क्या रही, इस थीम ही इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी डे को मनाया जाता है ये भी हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट के बारे में, इसका MOU साइन किया गया है, इस न्यूज़ आइटम को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि इंडिया की कौन सी सिटी रही ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की लिस्ट के अंदर। तो वर्ल्ड की बहुत सारी सिटीज़ रहती हैं इस लिस्ट के अंदर, एक सिटी इंडिया की भी रही, तो इस न्यूज़ आइटम को हम देखेंगे। फिर हम जानेंगे कि इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, 1 वर्ड में ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम इस न्यूज़ आइटम को। वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं दोनों की दोनों। ये हम जानेंगे कि कहाँ पे ये वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया गया है, कौन सी कंट्री ने इसको बनाया है। इंडिया का फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ खोला गया है, ये भी देखेंगे। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बने हैं, ये देखेंगे। और अंत में हम जानेंगे US ने दोबारा से पेरिस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया है, और EU यानी कि यूरोपियन यूनियन ने CDRI कोलिशन को ज्वाइन कर लिया, जो कि मोदी जी द्वारा शुरू की गई थी। तो इन न्यूज़ आइटम को हम अंत में देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसे ही वीडियोस आगे भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे और ऐसे वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करते रहें। तो आइए न्यूज़ दोस्तों, पहली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। तो PM ने यानी मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था 20th एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 वर्चुअली ऑर्गेनाइज बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है और इसकी थीम क्या है। इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो टीरी इसे ऑर्गेनाइज करता है। अब टीरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। तो इंडिया की ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये समिट को ऑर्गेनाइज करती है, ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है दोस्तों, तो इसलिए आपको ये याद रखनी है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, टीरी बोलते हैं इसको, ये ऑर्गेनाइज करते हैं वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, सतत विकास, यानी सतत विकास का एक समिट होता है वर्ल्ड का, तो उसको ये ऑर्गेनाइज करती है टीरी, जो कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। ठीक है, अब इसकी थीम जान लेते हैं। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी, ये पूछे जाते हैं। तो इसकी थीम थी रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रख लीजिए अच्छे से। रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल, ये पूछा जाएगा आपसे पेपर में पक्का कि कौन ऑर्गेनाइज करता है और इसकी थीम क्या है। और जिस तरह कि मैंने कहा, इसमें क्या होता है कि इट ब्रॉट लीडर्स टुगेदर फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट्स, बिजनेस लीडर, एकेडमिशियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट, यूथ, सिविल सोसाइटी, और इसका एम क्या है, टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। तो ये इसका बेसिक एम है इस वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, इंडियाज़ हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर लॉन्च। तो IMD इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने लॉन्च किया है इंडियाज़ हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर इन ले।
तो आपको ये याद रखना है, इंडिया का हाईएस्ट कहाँ पे है करा गया लॉन्च, लेह के अंदर किया गया है, लोकेटेड एट ए हाइट ऑफ 3500 मीटर्स अबव सी लेवल। इट विल बी द हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर इन द कंट्री। तो ये आपको याद रखना है कि लेह के अंदर इसको लॉन्च किया गया है बाय IMD। It will provide specialized weather forecast for traffic movements on highways, agriculture and defense personnel। तो ये सारी ये चीज़ें बताएगा, वेदर फोरकास्ट बताएगा, ट्रैफिक मूवमेंट्स ऑन हाईवेज वो बताएगा, एग्रीकल्चर और डिफेंस पर्सनल के लिए भी ये जो वेदर फोरकास्ट है ये उसको डिस्प्ले करेगा। और डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए जाएंगे एट मल्टीपल लोकेशंस जो इस इंफॉर्मेशन को ये लोगों तक पहुँचाएंगे थ्रू मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें आपको यही याद रखना है कि हाईएस्ट मीटरोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे बनाया गया है IMD का, वो बनाया गया है लेह के अंदर इंडिया में। अगली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं, फायर इन सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो फायर एक हो गई थी, फॉरेस्ट फायर जिसे कहते हैं, आप जानते हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर। तो सिमलीपाल पहले तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, एक उड़ीसा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक नेशनल पार्क है हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क, जिसका कि नाम एक सिमुल ट्री होता है, जो कि एक सिल्क ट्री होता है जिसे कहते हैं सिल्क कॉटन ट्री, वहाँ पे कहा जाता है उसे। तो एक ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, जो कि मैप में आप रेड मार्क से देख सकते हैं, उड़ीसा के अंदर है ये। ठीक है, और ये इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ अराउंड 5500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और गवर्नमेंट ने इसको 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था। ये तो ईस्टर्न घाट का ये एक पार्ट है। ये फिगर्स आपको याद नहीं रखनी है, ये मैंने ऐसी डाल दी थी कि इसमें कितने एम्फीबियंस है, जस्ट टू शो कि ये कितना रिच बायोडाइवर्सिफाइड एरिया है, कितना बायोडाइवर्सिफिकली रिच एरिया है यहाँ पे, कि प्लांट स्पीशीज़ और एनिमल स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और साल जो है इसकी डोमिनेंट ट्री स्पीशीज़ है इस नेशनल पार्क के अंदर। तो फायर अब तो कंट्रोल कर ली गई है, पर इसमें होता क्या है कि समर्स में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ऑटम और जब समर शुरू होती है तो फायर लगने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, और ये नेचुरली एनुअल फिनोमेना, बार बार होने के चांस होते हैं, हर साल ही होता है, क्योंकि जो बारिश का समय है इस एरिया में बहुत कम ड्यूरेशन के लिए होता है। और इसी दौरान क्या होता है, जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं इसके अंदर, जो साल ट्री है, वो अपनी पत्तियां झड़ने लगता है हर साल। तो वो जो पत्तियां गिर जाती हैं ग्राउंड पे, वो वनरेबल हो जाती हैं फायर की वजह से। तो वो पत्तियों की वजह से कॉजेज़ क्या हैं कि आग लग कैसे जाती है इनके अंदर, ड्यू टू लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग हो जाए या टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है इस एरिया के अंदर, तो वो आग लग जाती है इनके अंदर। मैनमेड कॉजेज़ भी होते हैं, पोचिंग हंटर्स होते हैं, या फिर जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो महुआ फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं वहाँ पे, तो वो भी कभी कभार एनिमल्स को डराने के लिए एक छोटी सी फायर लगा लेते हैं कि हम एनिमल्स को डरा सकें, तो वही कभी कभार बहुत बड़ी फायर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है, ये आप सारे लॉन्ग आंसर्स में यही चीज़ लिख सकते हैं कि इनसे प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे होता है फॉरेस्ट फायर से। ठीक है, तो पहली तो बाय नेचुरल बारिश हो जाए उस एरिया में तो अपने आप बुझ जाएगी ये। और क्या है कि फोरकास्टिंग फायर प्रोन, दूसरा क्या है फोरकास्टिंग फायर प्रोन डेज, कि किस दिन ज़्यादा गर्मी है, किस दिन या बादल ज़्यादा हैं या बिजली गिरने के चांस हैं जंगल के अंदर, अगर आप उसको फोरकास्ट कर पाएंगे और कम्युनिटी मेंबर्स की हेल्प से इन फायर को मिटिगेट कर सकते हैं। क्रिएटिंग फायर लाइन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या है, जंगल में आप फायर लाइन्स बना दीजिए। फायर लाइन्स क्या है, सेगमेंट बना दीजिए आप एक तरह से जंगल का, कि कुछ एरिया में जंगल में आप बीच में से सारे पेड़ उड़ा दीजिए या सारी घास उड़ा दीजिए, वो एरिया बिल्कुल कम रहेगा, उसमें कोई भी वेजिटेशन नहीं होगी। उस वजह से जो फायर है वो एक ही सेगमेंट के अंदर रह जाएगी, वो अगली सेगमेंट तक नहीं जा पाएगी। ठीक है, ये एक तरह से ट्रेन की आप एनालॉजी ले लीजिए, जैसे आपने मूवी में देखा होगा बर्निंग ट्रेन में, कि वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे पे फायर जाती रहती है, तो उसको रोकते कैसे कि वो बीच में से जो फायर कंडक्टर है, जो जिस वजह से फायर एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जा रही है, उसको ही हटा देते हैं। तो बीच में से अगर हम घास पत्ती हटा देंगे तो सेगमेंट में ही रह जाएगी आग, अगले सेगमेंट में नहीं जाएगी। तो फायर लाइन्स ऐसे बना सकते हैं हम फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, और लास्टली क्लियरिंग साइट्स ऑफ ड्राइड बायोमास एंड क्रैकडाउन ऑन पोचर्स। जो बायोमास ड्राइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहीं पे जब से ज़्यादा चांसेस हैं आग लगने के, उसको साफ़ करिए और पोचर्स पे क्रैकडाउन करिए कि वो आग ही ना लगा पाएँ ऐसे एरिया में। ठीक है, अगली न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ पे है, ये बना है हमारा NTPC कमीशन करने वाला है,
रामागुंडम तेलंगाना में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्लोटिंग पावर प्लांट कुछ नहीं होता है, एक तरह से एक वाटर बॉडी है, या जैसे कि आर्टिफिशियल लेक है या नेचुरल लेक है, उस पर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, सोलर पैनल्स लगा दिए जाते हैं, तो इसको फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहा जाता है। तो ये लगेगा लार्जेस्ट इंडिया का, कहाँ पे लगेगा, रामागुंडम तेलंगाना में, और ये एनटीपीसी लगाएगा। इट इज़ अ 217 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तीन चीज़ें याद रख लीजिए, एनटीपीसी लगाएगा, 217 मेगावाट का है, और ये लगेगा रामागुंडम तेलंगाना में। 100 मेगावाट का इसमें जो लगेगा, इट विल बी स्प्रेड ओवर 450 एकर्स वाटर सरफेस एरिया इन द रेसर्वोयर। ठीक, कॉस्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, एक और न्यूज़ देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपको। 70 ईयर्स आफ्टर एक्सटिंक्शन इंडिया वेलकम चीता फ्रॉम अफ्रीका। तो ये एक बार यूपीएससी में भी आया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा एनिमल इंडिया में नहीं पाया जाता, तो उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, तो लोग चीता भी उसमें एक ऑप्शन था। तो चीता इंडिया में नहीं पाया जाता क्योंकि ये 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये 47 में लास्ट रिकॉर्ड किया गया था, 1947 में, जब एक महाराजा थे। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये स्टोरी है जैसे आपको एक बार याद रखने के लिए, कि एक महाराजा ने जब एक लास्ट चीता मारा था, तो 1947 में तभी इसको रिकॉर्ड किया गया था, और 1952 में गवर्नमेंट ने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो ये अब इसको दोबारा गवर्नमेंट इंडिया के अंदर लाएगी, और इंडिया में इसका फर्स्ट बैच कहाँ से आएगा, अफ्रीका से आएगा, बाय एंड ऑफ दिस ईयर। और इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, पहली बार है दुनिया के अंदर, दैट द लार्ज कार्निवोर विल बी रीलोकेटेड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। और इसको रखा कहाँ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक कमेटी बनाई गई थी, तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, जहाँ पे कि इसको रीलोकेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे रखा जाएगा फर्स्ट बैच को, तो रखा जाएगा कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर। और यही वो जगह है जहाँ पे कि गुजरात से एशियाटिक लॉयंस को भी रीलोकेट करना था एमपी के अंदर, जो कि एमपी में लाने थे एशियाटिक लॉयंस, तो वो भी अभी रुक गए, वो अभी नहीं आए ला जाके कुछ वजह से। तो इन उसी नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, चीता लाए जाएंगे अफ्रीका से, जो कि फर्स्ट बैच है, यहाँ पे रीलोकेट किया जाएगा। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये देख लेते हैं कब बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व्स मार्च 21 एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सिंस 2012। 2012 से बनाया जाता है, 21 मार्च को बनाया जाता है, इसलिए ये याद रखना है आपको। थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इस बारी की क्या थीम थी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। तो ये आपको याद रखना है, 21 मार्च को बनाया जाता है, और थीम है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। और इस दिन होता क्या है, इवेंट्स कहा जाता है अलग अलग कंट्रीज़ को, ये आप फॉरेस्ट से जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंपेन्स कीजिए, प्लांट कीजिए ट्रीज़ को। तो ये सब तो जो होते हैं इवेंट्स, ये होते हैं, ठीक है। और इसकी थीम जो है वो इस बारी जो यूनाइटेड नेशन की डेकेड की थीम है फॉरेस्ट से रिलेटेड, उससे बेसिस पे बनाई गई है। तो यूनाइटेड नेशन की जो 2021 से 2030 की थीम क्या है, यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम से रिलेटेड कौन सी थीम है यूनाइटेड नेशन की 2021 से 30 तक। तो यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है, और इसके बेसिस पे हमने बनाई है फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, अ थीम फॉर मार्च 21 इंटरनेशनल डे ऑन फॉरेस्ट। तो ऐसे आप इसे याद कर लीजिए, ठीक। वर्ल्ड वाटर डे देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी थीम भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये अगले दिन बनाया जाता है, अब ऐसे याद रख लीजिए। फॉरेस्ट के अगले दिन बनाया जाएगा वाटर, ऐसे याद रख लीजिए। तो मार्च 22 को बनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे फॉर इम्पोर्टेंस ऑन फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर बहुत कम है अर्थ पे, आपको पता है परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो इसलिए मार्च 22 को बनाया जाता है इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कि वाटर कंजर्व करना चाहिए हमें, फ्रेश वाटर की, ठीक है। तो इस साल की थीम क्या थी, वैल्यूइंग वाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, वैल्यूइंग वाटर। और आपको पता ही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, अभी जैसे मैंने बताया था आपको, तो गोल 6 क्या है, वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, ठीक। तो गोल 6 है वाटर एंड सैनिटेशन से रिलेटेड, जो 17 गोल हैं उनमें से ये। तो ये आपको याद रखना है, फोटो से आपको याद रखना है, और डेट आप याद रख सकते हैं, और थीम तो बहुत ही आसान है इसकी, याद रखना है वैल्यूइंग वाटर। अगली न्यूज़ आइटम देखते हैं, कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। तो जो मोदी जी का आपको पता ही है कि कुछ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स का चल रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस है उनका कि जो ड्राई एरिया हैं या कई एरियाज़ में फ्लड्स आ जाती हैं और कई एरिया ड्राई रह जाते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए
कुछ रिवर्स को इंटरलिंक करने के लिए कमिटीज़ बनाई गई हैं, और ये भी कहा गया है कि कौन कौन सी रिवर्स को इंटरनेट कनेक्ट किया जा सकता है, उसके बारे में डिसीजन लिए जाएंगे। तो कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट है, उसको टेकअप कर रही है सेंटर। तो सेंटर यूपी और मध्य प्रदेश, ये जो दो स्टेट्स हैं, और सेंटर ने एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, उसको साइन कर लिया है टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोजेक्ट। तो अब ये पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो ये मध्य प्रदेश की और यूपी की जो बुंदेलखंड एरिया है, उसके अंदर ये है बेटवा रिवर और ये है कैन रिवर। तो इनको इंटरलिंक करा जाएगा, और यहाँ पे है पन्ना नेशनल पार्क। तो इनको लिंक करने के लिए ये बनाया जाएगा, और इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे? बुंदेलखंड रीजन, MP के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, और यूपी के झांसी, महोबा, बांडा एंड ललितपुर। तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इतने एरिया को इरिगेशन मिलेगी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मिलेगी 14 लाख लोगों को MP और यूपी के, और इतने मेगावाट पावर भी जनरेट होगी। पर इसमें अगर इतना ही सब कुछ सही है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, तो वो देख लेते हैं हम इसके अंदर कि क्या है। ठीक है, तो कंट्रोवर्शियल चीज़ क्या है इसके बारे में कि ये तो सबसे पहले आपको पता है कि जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पे बहुत बारिश कम होती है, वाटर डेफिशिएंट एरियाज है दोनों स्टेट के अंदर, जो मध्य प्रदेश और यूपी का बॉर्डर पे है। ठीक है, बुंदेलखंड रीजन के अंदर, तो ये उनको तो पानी देगा वहाँ के लोगों को, अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, तो प्रॉब्लम कंट्रोवर्सी क्या है इस प्रोजेक्ट में कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत फेमस है इंडिया के अंदर, पन्ना डायमंड्स के लिए फेमस है, आपको पता होगा। तो वहाँ पे जो है ये कुछ पार्ट पानी के अंदर सबमर्ज करना पड़ेगा उस नेशनल पार्क का, उस टाइगर रिजर्व का। तो उस वजह से ये थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ गया है प्रोजेक्ट। इसको 2016 में क्लियर कर दिया गया था नेशनल वाइल्ड बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो ये इंटरनेट लिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसमें क्या है कि जो सरप्लस वाटर है कैन रिवर का, वो ट्रांसफ़र किया जाएगा बेटवा रिवर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, जो कि मेजर पोर्शन उत्तर प्रदेश में है। MP से ही ओरिजिनेट होती है ये बेटवा और कैन दोनों रिवर। ठीक है, ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। ठीक है, तो इसमें क्या है, 77 मीटर का एक डैम बनाया जाएगा, 2 किलोमीटर वाइड डैम बनाया जाएगा। ठीक है, और 230 किलोमीटर लॉन्ग एक कैनाल बनाई जाएगी। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कितने क्यूबिक मीटर सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका वही था मेन कि जो उत्तर प्रदेश था वो ज़्यादा पानी इसमें शेयर ले रहा था, तो इसलिए 2018 में ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है सही में। ठीक है, तो ये 8 साल में कंप्लीट किया जाएगा। इसके लिए कैन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा इसका क्या कंट्रोवर्सी थी और क्या इसका उपयोग है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसको क्यों अंडरटेक किया जा रहा है प्रोजेक्ट को। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020, तो बहुत सारी सिटीज़ होती हैं वर्ल्ड की जिनको डिक्लेयर किया जाता है सिटी ऑफ द वर्ल्ड, एक लिस्ट बनाई जाती है। तो इंडिया की एक सिटी आ गई है इस लिस्ट के अंदर, तो देख लेते हैं। हैदराबाद इज द ओनली सिटी फ्रॉम इंडिया टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO द्वारा इनको करा जाता है, और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। किस लिए? फॉर इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट में, अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाने के लिए, और उनकी कमिटमेंट उनको बढ़ाने की वजह से, उनको मेंटेन करने के लिए हैदराबाद को इंडिया की सिटी इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और इसके अंदर UK, US, ऑस्ट्रेलिया की बाकी सारी सिटीज़ उन्हीं कंट्रीज़ में से मेजरली थी। तो हैदराबाद आपको याद रखना है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की लिस्ट में शामिल है। इंडियाज़ फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये कहाँ बना गया है? तो ये बनाया गया है पटना के अंदर। इसके अंदर काम शुरू किया जाएगा, बनाना जाएगा पटना के अंदर। तो नीतीश कुमार जी ने लास्ट ईयर इसकी फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, और ये पटना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के अंदर इसको बनाया जाएगा। तो ये याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? पटना में। पटना के थ्रू गंगा रिवर जाती है, तो वो गंगा जो है, गैंजेस रिवर डॉल्फिन जो है, आप इससे याद रख सकते हैं कि ये पटना में, इसलिए इसको बनाया जा रहा है। वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड, तो ये कौन सी कंट्री बना रही है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको एनर्जी आइलैंड समझना है कि क्या होता है। एनर्जी आइलैंड बेसिकली क्या है? एक ज़मीन का हिस्सा है, छोटा सा आइलैंड है, उसके अंदर आप पावर जनरेटिंग कैपेसिटी लगाएंगे, उसकी मशीनें लगाएंगे, और उसके आसपास आप विंड मिल्स लगा देंगे, चाहे वो ऑफशोर हो, या ऑफशोर मतलब समुद्र में लगा देंगे, जिससे कि वो विंड मिल जो है पावर जनरेट करे, और जो पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट है वो आइलैंड पे लगा हुआ है, और वहाँ से वो जो एनर्जी आएगी वो आप यूज़ कर सकें पूरी कॉन्टिनेंट के अंदर। तो डेनमार्क ने एक आर्टिफिशियल
आइलैंड बनाया है नॉर्थ सी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड किसने बनाया है? डेनमार्क ने बनाया है नॉर्थ सी के अंदर। ठीक है, तो ये कितने 18 फुटबॉल फील्ड के साइज का है। इसके अंदर 100 ऑफ शोर विंड टर्बाइंस लगी हैं। तो विंड मिल्स लगी हुई हैं आसपास, इसके पानी के अंदर विंड टर्बाइंस लगी हुई हैं जो कि इसकी जो इक्विपमेंट है उसको फीड करती हैं एनर्जी। और इससे 3 मिलियन यूरोपियन हाउस होल्ड को, यानी 30 लाख यूरोपियन घरों को एनर्जी दी जाएगी इस आइलैंड से जब ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इट विल इंक्रीज द ऑफशोर विंड कैपेसिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन बाय 25 फोल्ड बाय 2050। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये याद रखना है आपको, डेनमार्क बना रहा है वर्ल्ड फर्स्ट एनर्जी आइलैंड। इंडिया फर्स्ट वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बनेगा? वेटलैंड आपको बता चुका हूँ मैं बहुत बारी, रामसर कन्वेंशन के बहुत सारे बता चुका हूँ। तो वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है चेन्नई के अंदर। तो ये आपको याद रखना है, पटना में डॉल्फिन और यहाँ पे चेन्नई में वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर। ठीक है, सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इसका नाम होगा। इट विल वर्क एज अ नॉलेज हब फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स दैट विल ऑक्यूपाई 4.6% ऑफ द कंट्रीज नेशनल एरिया। और इसको बनाया जाएगा नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट चेन्नई के अंदर बनाया जाएगा ये। तो वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर बनाया जाएगा चेन्नई के अंदर एज अ पार्ट ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट। तो ये आपको याद रखना है। अब नए डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन बने हैं ये देख लेते हैं। तो डॉक्टर अजय माथुर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो डॉक्टर अजय माथुर, ये नाम आपको याद रखना है, सिंगल वर्ड में पूछा जाएगा ये आपसे। तो 2015 में जैसे कि आपको पता है, मोदी जी ने और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, उन्होंने मिलके ये सोलर अलायंस ऑन द साइडलाइंस ऑफ पेरिस कॉन्फ्रेंस ये डिसाइड किया था हम बनाएंगे, जो कि सोलर एनर्जी पे फोकस करेगा। ठीक है, एंड ही रिप्लेसेस उपेंद्र त्रिपाठी हु सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल सिंस 2015। तो ये सेकंड बने हैं अजय माथुर जी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुड़गांव के अंदर है। US रीजॉइंस पेरिस एग्रीमेंट। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में, जैसे कि मैंने आपको बताया, साइन हुआ था। तो उसको अब रीजॉइन कर लिया। जो बाइडन आए थे, जो उन्होंने पहले दिन ही अपनी जिस दिन ऑफिस टेक ओवर करा, ये रीजॉइन कर लिया है पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड। और इसमें क्या है, जैसे कि बताया कि टेम्परेचर को, जो वर्ल्ड टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स पे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम या 2 डिग्री से कम आपको रखना है। ये इसका मेन एम था। वेरियस स्टेप्स लेने थे। 195 कंट्रीज़ ने इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो US ने विड्रॉ करा था, तो बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था इसको। तो इसको रीजॉइन कर लिया है US ने। तो ये एक न्यूज़ थी। और लास्ट न्यूज़ देख लेते हैं हम, यूरोपियन यूनियन ज्वाइंस CDRI कोलिशन। तो CDRI कोलिशन क्या है? तो मोदी जी ने एक कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक इनिशिएट किया था। इसको यूरोपियन यूनियन ने ज्वाइन कर दिया गया था। तो 2019 में मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था एट UN क्लाइमेट चेंज समिट, उसके साइडलाइंस पे इसको लॉन्च करा था। और ये इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर है। और उसका एम क्या है? टू प्रमोट रेजिलिएंट न्यू एंड एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क इन सपोर्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं नया या जो एग्जिस्टिंग है, उसको क्लाइमेट से सस्टेनेबल और क्लाइमेट से रेजिलिएंट और सस्टेनेबल कैसे बनाया जा सके, वो इसका मेन एम है कोलिशन का। तो इसको यूरोपियन यूनियन ने रीजॉइन कर लिया। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, यदि आपने यहाँ तक देख ही लिया है तो आप एक लाइक कर दीजिए, एज वही एक हमारा एक्चुअल रिवॉर्ड है इतनी मेहनत करने का। और यदि आप नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स, यानी कि नेशनल इवेंट्स देखेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।